Hi everyone, welcome to Pragyan IS. So today we'll start with the PYQ of 2020. So let's begin. So here we have 50 questions. So out of 80 questions, in CSET में कितने 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो 80 में से 50 क्वेश्चंस कैसे हैं? इधर क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं. तो आप समझ सकते हो कि इस पेपर में इंपॉर्टेंस कितनी, अभी यूपीएससी क्या कर रहा है कि इंपॉर्टेंस किस चीज की ज्यादा बढ़ा रहा है. तो क्वांटिटेटिव सेक्शन और रीजनिंग सेक्शंस की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं हम कि कितनी बढ़ती जा रही है. तो ये इंपॉर्टेंस अगर बढ़ रही है तो हमें ये पोर्शन बहुत अच्छे से करना है. तो ये पोर्शन अच्छे से करने के लिए ये जो पीवाईक्यू है इनको अच्छे से करना है. पहले पीवाईक्यू की बेसिस पे ही क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर में, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी बार बार पूछ रहा है. हम भी देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन, कितने फॉर्मेट क्या है कि रिपीट करते जा रहे हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन. भाई क्यूब है, क्यूब का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, पेंट वाला. तो इस टाइप में यूपीएससी बार बार क्वेश्चन क्या है, रिपीट भी कर रहा है. तो अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किए हुए और पीवाईक्यू अच्छे से किए तो उस बेसिस पे आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर जाओगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस इस ईयर में 2020 में क्वांट और रीजनिंग सेक्शन से है. तो इस पेपर में से पता चलता है कि हमें इंपॉर्टेंस क्या है क्वांट की और इसकी रीजनिंग की. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है. ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द एंड ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट. जब कुछ नंबर ऐसे मल्टीप्लाई किए गए तो मल्टीप्लाई करने के बाद बताना है कि इसमें एंड में कितनी जीरो आएगी. मानो मेरे पास कोई भी एक नंबर है 100, मेरे पास कोई भी एक नंबर है 100, तो 100 में कितनी जीरो है, 2 है. या कोई भी नंबर 5 × 10 करूं मैं तो ये है 50, तो कितनी जीरो एंड में, 1 जीरो. तो मतलब कि अगर मेरे पास ऐसे कोई नंबर आ जाए और उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं या तो 10 से या 100 से या 1000 से, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी जीरो है. ठीक है, अगर मैं 2 से 1000 की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास है 2000, तो 2000 में 3 जीरो है. तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कितनी जीरो है. तो अभी इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे ये 10 है तो 10 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ. 10 इंटू इस 20 में से 2 × 10 कर सकता हूँ, तो मतलब इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 2 × 10. तो एक 10 यहाँ फिर से आ जाएगा. यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2 बचा. फिर यहाँ 3 × 10, यहाँ पे 4 × 10, यहाँ 5 × 10 और यहाँ पे 60 × 10. तो मतलब कितने 10 मेरे पास ये आ गए. ठीक है, ये कितनी जीरो हो गई, 6. 6 तो मेरे पास ये हो गई. इसके अलावा मैं देखता हूँ कि कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी जीरो आ सकता है. जैसे अगर मेरे पास 5 है तो 5 को मेरे को जीरो लेके आना है. तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 10 आएगा, एक जीरो आ जाएगी इस तरीके से. या कोई नंबर है 3, तो 3 के एंड में जीरो कब आ सकती है, मतलब 30 को बन सकता है जब 10 से मल्टीप्लाई हो. तो 10 तो हमने सारे निकाल दिए. तो अभी देखते हैं हम ऐसे ऐसे नंबर कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है कि कितनी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो इस प्रोडक्ट में. तो अभी क्या क्या नंबर बचे थे मेरे पास, 5, फिर 15. 15 को लिख सकता हूँ 5 × 3. फिर ये 2 था मेरे पास यहाँ, क्योंकि इसका 10 हमने यहाँ पे लिख दिया. फिर 25 को लिख सकता हूँ 5 × 5. फिर मेरे पास 3 बचा यहाँ पे, 5 × 7 लिख सकते हैं इसको. इसको 5 × 7 लिख सकते 35 को. 40 में से 10 यहाँ गया था तो अब 4 था, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2. फिर 45 को 5 × 9, 9 3 × 3. फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 55 था तो 5 × 11. 60 को लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि 10 ऊपर दे चुके थे हम उसका. अभी देखते हैं 5 कितने हैं मेरे पास. तो 5, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 5 8 टाइम्स है. फिर हम देखते हैं 2 कितने टाइम्स है. ये 5 हटा देते हैं हम सारे. अभी 2 देखते हैं, 1 2 3 4. तो 2 कितने, 4 टाइम्स है. ठीक है. फिर इसके अलावा हमारे पास क्या है, 3 है, 1 2 3 4 एंड 5. 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स. और फिर है मेरे पास एक बार 7 है और एक बार 11 है. अभी अगर 7 के एंड में किसी चीज को मल्टीप्लाई करके जीरो आता है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा. ऐसे ही 11 के केस में भी, और ऐसे ही हमारे पास 3 के केस में. तो 3 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो नहीं आएगा.
3 की खुद से करेंगे तब भी नहीं आएगा, तो 3 की सिर्फ हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब 0 है, एटलीस्ट 10 से करनी पड़ेगी। ऐसी 5 की अगर 2 से करते हैं तो 10 आता है हमारे पास, आता है। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 2 कितने बार है, 4 बार, और 5 कितने बार है, 4 बार, मतलब 8 टाइम्स है तो 4 बार दे देते हैं। तो 5 इंटू 2, ये 4 टाइम्स दे सकता हूँ मैं, तो मतलब 4 जीरो और आ जाएगी मेरे पास। 5 इंटू 2 10, 10 कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। 6 टाइम्स पहले था तो 4 टाइम्स और हो गया, फिर ये हट गया, अब मेरे पास बचा 5 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब 5 को 5 के एंड में 0 लाने के लिए तो या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मेरे पास कोई 2 है ही नहीं, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आएगी, तो मतलब इस प्रोडक्ट में कोई और 0 नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे पास कितनी 0 ऑलरेडी आ चुकी है, 6 पहले आ चुकी थी और 4 अब आई, तो 10 0 होगी। तो आंसर क्या है इसका, 10 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है कि 3 डिजिट का कोई नंबर है, जहां पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है कि मल्टीपल नहीं है 3 का, इतना याद रखना है। फिर बताना है कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय, तो इनमें से बताना है किससे डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आजकल ना यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, मुझे देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं कैसे, कि अगर कोई भी नंबर होता है मेरे पास 3 डिजिट का एक्स वाई जेड, तो मैं उसे कैसे लिखता हूँ, ये हमारा क्या है, यूनिट प्लेस है, ये 10 है और ये 100, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100x प्लस 10y प्लस जेड, ऐसे लिख सकता हूँ इस नंबर को। कि ऐसे ही इसका एग्जांपल देके देखते हैं, अगर मेरे पास कोई भी नंबर था 236 ये नंबर है, तो मेरे पास 100 डिजिट पे क्या है, 2 है, तो ये क्या है 200, तो 2 इंटू 100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 200। ये 3 इंटू 10 तो 30 हो गया, और ये 6 इंटू 1 तो ये कितना आएगा, 236 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता था ऐसे में, सेम उस तरीके से उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी लिखा है हमने, तो अभी देखते हैं कि इससे हमें फायदा क्या होगा। अब एक्स वाई जेड को ऐसे लिख सकते हैं, फिर वाई जेड एक्स को कैसे लिख सकते हैं, वाई जेड एक्स को भी ऐसे लिख सकते हैं 100y प्लस 10z प्लस एक्स, और जेड एक्स वाई को भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, इन तीनों को सेपरेट सेपरेट क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके मेरे पास क्या आएगा, 100x प्लस एक्स प्लस 10x, तो मतलब 11x आ गया। ऐसे ही y प्लस 11y प्लस 11z आ गया। अभी क्या है कि 111 को कॉमन ले सकता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये नंबर आया मेरे पास, यहां से ये नंबर आ गया। अब ये नंबर बताना है किससे डिवाइड नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस जेड ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। इसको देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो ये तो 3 से डिवाइड होता है, कितना आएगा डिवाइड करके, 27 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से 37 डिवाइड हो जाएगा 37 टाइम्स, और 37 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये नंबर 37 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो इसने पूछा था नॉट डिविजिबल बाय, जिससे डिवाइड नहीं है, तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कोई नंबर अगर मैं लिखूं 1x, तो ये x से डिवाइड करूंगा तो x हट जाएगा, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इससे भी डिवाइड हो रहा है। मेरे पास क्या बचा, 9, 9 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, और 9 से ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 से तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। भाई 9 से तो इसको 9 से डिवाइड करने के लिए इस नंबर को 3 से 2 बार डिवाइड होना पड़ेगा, जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 से तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 नंबर है पी क्यू आर एस, चारों क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की क्या स्पेसिफिकेशन होती है, नेचुरल नंबर की क्या स्पेसिफिकेशन होती है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 4 नंबर है पी क्यू आर एस, तो अभी एक इक्वेशन गिवन है ऐसी पी माइनस समथिंग इस तरीके से, तो बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अगर मैं स्टार्टिंग के 2 नंबर दूं, तो p माइनस 2016 इक्वल टू q प्लस 2017, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ p इक्वल्स टू q, क्योंकि इस साइड में इसको इस साइड ले जाऊँ, 2016 को उस साइड ले गया मैं, उस साइड ले जाने के बाद क्या होगा, q प्लस 4033, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, q में कुछ ऐड करना पड़ रहा है p के बराबर होने के लिए, तो इसका मतलब p क्या है, q से बड़ा है। भाई क्यू में कुछ ऐड करना पड़ा, ये नंबर ऐड करना पड़ा, तब जाके पी के बराबर आया, तो इसका मतलब क्यू क्या है, पी से छोटा,
तो यहां से मैं लिख सकता हूं P ग्रेटर देन Q, लिख सकता हूं ऐसे। इन दोनों आखिरी वाली में देखेंगे, हम दोनों में कंपेयर करेंगे, तो यहां से मेरे पास आएगा R क्या है, S से बड़ा है। इन दोनों से क्या आ गया मेरे पास, R क्या है, S से बड़ा है। ठीक है ना। अभी मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, Q और R को। तो Q और R को कंपेयर करूंगा तो ये माइनस में इस साइड, ये साइड आगे प्लस हो जाएगा, तो R किससे बड़ा हो जाएगा, R Q से भी बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। और फिर इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो ये वाला माइनस में बड़ी है तो ये इस साइड आएगी, तो P प्लस टू, यहां से क्या आएगा, P माइनस 2016 इक्वल्स टू R माइनस 2018। इसको इस साइड लेके आ गया मैं, क्योंकि ये छोटा था, और ये साइड आके प्लस में हो जाएगा, तो P माइनस 2016 प्लस 2018 इक्वल्स टू R। और ये प्लस में क्या बड़ी टर्म्स है इससे, तो यहाँ पे दोनों को प्लस माइनस करके क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो P प्लस टू इक्वल्स टू R। तो यहां से क्या आया कि R किससे बड़ा है, P से बड़ा है। क्यों बड़ा है R P से, क्योंकि P में दो ऐड करना पड़ा R के बराबर करने के लिए। तो R किससे बड़ा है, P से बड़ा है। अभी R P से बड़ा है, R Q से बड़ा है। ठीक है। और एक बचा मेरे पास S बचा, तो R क्या है, S से भी बड़ा है। R S से बड़ा है, R Q से बड़ा है, और R P से बड़ा है। तो R क्या है, तीनों से बड़ा है इनसे, P Q R से, B Q S से, तीनों से बड़ा है R। तो हमें बताना था कि नेचुरल नंबर लार्जेस्ट इन तीन चारों में कौन सा है, तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा, R होगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या क्या कर रहा है कि हमारे पास क्या है, 5 डिजिट प्राइम नंबर बनाना है, एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है कोई भी, किस किस को यूज करके, 1 2 3 4 और 5 को यूज करके। रिपीटेशन डिजिट का अलाउड नहीं है, तो मतलब डिजिट्स क्या है, रिपीट कर देनी है। अभी क्या 1 2 3 4 5 को, इन 5 डिजिट को यूज करके नंबर बनाना है। तो इन 5 डिजिट से कोई भी नंबर बन सकता है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर होगा 43125, तो ये एक नंबर हो गया। तो ऐसे से कितने नंबर बनेंगे, जो इसमें गिवन क्या है कि 5 डिजिट के प्राइम नंबर बताने हैं। तो प्राइम नंबर की क्या स्पेसिफिकेशन होती है, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं, या वो खुद उस नंबर से डिवाइड होते हैं, मतलब किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे, या तो 1 से या सेल्फ से, किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे। तो अगर मैं इन पांचों डिजिट का सम करूं, तो मेरे पास सम करने के बाद क्या है, 15 आया, 15 आएगा, आएगा नहीं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो 15 किससे डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 5 से भी होता है। मान लो अगर 3 से डिवाइड होता है, तो जितने भी नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5 से, वो सारे के सारे क्या 3 से डिवाइड होंगे। इसको चेक कर सकते हो आप, ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसको 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये है। कोई भी नंबर आप एट रैंडम उठाओगे, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि सम क्या है, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इनका सम क्या है, 15 आ रहा है, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जितने भी नंबर बनेंगे सारे के सारे 3 से डिवाइड होंगे। अब सारे के सारे 3 से डिवाइड होंगे, तो क्या कोई 5 डिजिट का प्राइम नंबर बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, लेकिन ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये कितने, कोई भी प्राइम नंबर कितने बन पाएंगे हमारे पास, जीरो। क्या आंसर आ गया, जीरो। अभी क्या हमारे पास एक सम गिवन है, इस सम में हमें बताना है कि जो हैशटैग है, हैशटैग की जगह कौन सा इनमें से डिजिट यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस में अगर मैं इसी को नीचे लिखूं कि हैशटैग प्लस समथिंग, और 1 के बाद फिर से हैशटैग, मतलब कि 1 अगर यहाँ पे 2 होगा तो ये 12 हो जाएगा, या 5 होगा तो 15 हो जाएगा, इस तरीके से। प्लस 5 के बाद फिर से हैशटैग, मतलब 50s में ये कोई नंबर होगा, 50s में। ठीक है, इसके बाद नंबर वो खुद से 2 बार लिखा जाएगा, प्लस हैशटैग 1 इक्वल्स टू 1, मतलब अगर सम कर रहे हैं तो सम करने के बाद क्या है, 100 से अबाउ कोई आ रहा है नंबर, मतलब अगर 2 यूज करेंगे तो 122, 4 यूज करेंगे तो 144, इस तरीके से नंबर आ रहा है। ठीक। अभी मैं क्या है, इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये देखते हैं कि हमारे पास एक 50s में नंबर है, 50s में नंबर है, तो इससे अगर मैं माइनस करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, मैक्सिमम ये 155 हो सकता है, और मिनिमम 122 हो सकता है, ये हमारा 50s में। तो कहीं ना कहीं ये 70 से अबाव आएगा नंबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे 70 अबाव आएगा, 70 अबाव। फिर मेरे पास ये 10 कुछ समथिंग आएगा, तो मतलब 60 इज अबाव, ये वाला नंबर 1 से 1 मतलब 10 में आएगा कि 15 आ सकता है, 14 आ सकता है, इस तरीके से आएगा। इसको भी माइनस करूंगा तो 60 के अराउंड में आएगा, 60 से बड़ा आएगा।
ठीक है, ये दो नंबर माइनस करके देखिए हमने। फिर हम इसको देख सकते हैं, इसको माइनस करके, इसको माइनस करेंगे तो 22 या 33 या 55 इस तरीके से हो सकता है ना। तो ऐसा नंबर मतलब कि अगर मैं इसको 55 कर दूं तो ये ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। 50s में मेरे पास फिर दो हो जाएंगे, दो नंबर हो जाएंगे ना, 51 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये तो माइनस करके और छोटा आ रहा है, मतलब बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो कहीं ना कहीं 5 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे अगर 2 यूज करेंगे तो 22 और 21 40s में, लेकिन वहां पे 70s से बड़ा आ रहा था, तो 30s ये 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं बीच की वैल्यू दे सकते हैं हम, या 3 या 4। तो अगर मैं 3 वैल्यू देके देखूं, मेरे पास क्या आएगा, 3 प्लस 13 प्लस 53 प्लस 33 प्लस 31 इक्वल्स टू आना कितना चाहिए, 133, इतना आना चाहिए। तो अभी मैं सम करके देखता हूँ कितना है, 16 69 100 133, तो 133 आ गया मेरा। तो मतलब क्या है कि 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन है, इनका कोई फॉर्मूला या कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये हिट एंड ट्राई है, डायरेक्ट आपको पुट करके देखना है। और पुट करना है तो चार स्टेटमेंट अगर आप पुट करोगे तो टाइम कंज्यूम करेगा ज्यादा। तो टाइम हमको कम करना है, तो सिर्फ एक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि अगर बड़ी वैल्यू होगी तो बड़ी वैल्यू, ये वाला जो सम होगा ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा जो गिवन है उससे। छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या है हमारी, छोटी हो जाएगी। तो इसलिए बीच की कोई वैल्यू देके एक बार पुट करके देख लेंगे, ठीक है, या तो 3 या 4। अभी 3 हमने पुट किया, उसने उसको सेटिस्फाई किया, तो आंसर क्या है इसका, 3। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि हमारे पास क्या है, दो स्टिक है, एक कितने फिट की है, 7.5 फिट की है, और दूसरी हमारे पास 3.25 फिट की है। तो बताना है कि इन दोनों स्टिक को यूज करके मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकते हैं। तो इन दोनों को, अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि कोई हमारे पास दो गिवन है, दो वर्ड, दो लेंथ या दो कुछ भी डिजिट या डाटा गिवन है, और पूछा है कि उन उन दोनों को यूज करके मिनिमम कितना निकाल सकते हैं। तो क्या है कि मैंने बार बार क्या कह रहा हूं कि कोई भी सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, या हमने एक बार ये किया था कि इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, तो स्टेप्स क्या है कि पूरा स्टेप्स पूरा डिवाइड होना चाहिए था। तो वो मिनिमम नंबर नंबर मान लो एक्स है, तो वो नंबर एक्स क्या है कि वो 7.5 को भी डिवाइड करेगा, और 3.25 फीट को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो मतलब क्या है कि इन दोनों का 7.5 और 3.25 का एचसीएफ होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो क्या होगी, इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 75 को मैं लिख सकता हूँ 75/10, मतलब कि 15/2, 15/2। और 3.25 को कैसे लिख सकता हूँ, 13/4। तो इन दोनों नंबर का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ, ऐसे निकलता है। तो नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा, 4, ठीक है। 2 और 4 का एचसीएफ कितना होता है, 4 होता है। ऐसे ही 13 और 15 का एचसीएफ कितना होगा, 1। कौन सा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो 13 और 15 को डिवाइड कर रहा है, कौन सा कर रहा है, 1 कर रहा है। भाई इससे बड़ा अगर 2 है तो 2 कोई से को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको सिर्फ 5 डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसको तो सिर्फ 13 ही डिवाइड कर रहा है, 1 या 13। तो कौन सा दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1/4, 1/4 आ गया। 1/4 कितना होगा, 0.25, ठीक है। आंसर क्या होगा, 0.25 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसने क्या है कि हमारे पास सिंपल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने यूज किया है, और हमारे पास ये क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसकी है, डिजिट्स की सीक्वेंस है। 14 18 20 24 30 और 32, ये सीक्वेंस है हमारे पास। तो इस सीक्वेंस में क्या है कि ये सीक्वेंस किसी विद रेस्पेक्ट टू प्राइम नंबर, कहीं ना कहीं इस नंबर में क्या है, प्राइम नंबर का रिलेशनशिप है कुछ ना कुछ, ये हमारा कीवर्ड है। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूरा दिखा है तो क्वेश्चंस में ऐसे कीवर्ड्स को हमें पहले अंडरलाइन कर देना, ये उन्हें नोट डाउन कर दो अलग से, ठीक है। अभी पूछा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीक्वेंस का, ये प्राइम नंबर के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं देखूं सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। 14 क्या है, इवन नंबर है। 14 को 2 से डिवाइड करूंगा 7 आएगा, 7 क्या है, प्राइम नंबर। 18 को 2 से डिवाइड करूंगा 9 आएगा, 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइड करके तो नहीं आएगा। फिर अगर मैं 14 देखूं तो 14 से पहले क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 14 से पहले 13 आएगा, 13 क्या है, प्राइम। 18 18 से पहले क्या है, 17,
17 भी प्राइम नंबर है और 13 के बाद आएगा। फिर इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है? 19 आ रहा है। 19 से बढ़ के क्या एक डिजिट आएगी? 20। 20 ठीक है, कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर देखते हैं 19 के बाद हमारे पास आएगा 23। 23 आएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा? 29 आना चाहिए। 23 से बढ़ के एक डिजिट क्या? 24। 29 के बाद 30। तो यही आ रही है, सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब ये। फिर मेरे पास है 31, एक डिजिट कौन सी होगी? 32। अब इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा? 37 आएगा। 37 प्राइम नंबर होगा और उसके बाद एक डिजिट कौन सी बढ़ जाएगी? 38। तो आंसर क्या होना चाहिए? 38 होना चाहिए। तो इसमें क्या रिलेशनशिप था प्राइम नंबर के साथ? कि जितने प्राइम नंबर है कंसेक्यूटिव उनके उनमें एक ऐड कर देना है। तो एक ऐड करने के बाद हमारे पास ये सीक्वेंस बन गया। और ये गिवन था कि प्राइम नंबर के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने अपने आप आसान कर दिया प्राइम नंबर बता के। अगर प्राइम नंबर नहीं भी गिवन होता तब फिर इसको निकालना या सोच पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बुक है, बुक में कुछ पेजेस है, तो पेज में से एक पेज बीच से फट गया है। अब फटने के बाद बुक के पेजेस वैसे स्टार्ट किस नंबर से हो रहे थे? 1 से, 1 के बाद स्टार्ट हो रहे थे। और जो रिमेनिंग पेजेस है उनका सम कितना है? 195 आ रहा है। सम कितना आ रहा है? 195 आ रहा है। तो अभी मैं अगर ऐड करूं, जैसे बुक का पेज पहला तो 1 होगा, फिर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए। तो ये कंसेक्यूटिव अगर n नंबर ऑफ पेजेस तक है, बुक n नंबर ऑफ पेजेस तक है, तो इनका n नंबर का n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये सम का फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है कि एक पेज इनमें से हट गया, मान लो अगर यहाँ पे 6 था और 7 था, 6 7 दोनों हट गया। इन्हें हटने के बाद सम क्या है कि 195 आ रहा है। तो अगर ये होता तो मेरे पास सम ये होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इन्हें इनके साथ जो सम आएगा वो ज्यादा आएगा, बड़ा आएगा। तो इस फॉर्मूले से क्या क्या मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आ सकती है? अगर n की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे कितना? 55 आएगा। 55 आएगा, ये 195 से बड़ा होना चाहिए। तो n की वैल्यू अगर मेरे पास 20 है, n की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 190 210 आएगा। 210 आएगा। और अगर ये 20 से छोटी वैल्यू होती, अगर 19 होती, तो 19 इंटू 20 अपॉन 2, तो ये 190। तो इसके बाद 195 के बाद कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए? 210, ये करनी चाहिए। तो 210 अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है, 195 हमारे पास है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मेरे पास 15 आया। 15 आया सम उन दो पेजेस का जो फट चुके हैं। तो दो पेजेस का सम 15 आया जो फट गए पेज, तो उनका सम 15 और दो पेजेस क्या कंसेक्यूटिव है, ऐसा होगा 6 7 7 8 8 9 इस तरीके से कंसेक्यूटिव होगा। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम 15 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं कि 5 6 कितना है? 11। 7 8 कितना? 15। तो 7 8 दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका सम कितना? 15 है। तो इस तो पेज जो फटे उनका पेज नंबर क्या होना चाहिए? 7 और 8 होना चाहिए। तो आंसर क्या है हमारा? बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट टाइम हमने किया था ये सेम, कि अब मैं क्या इसमें नंबर काउंट कर देता हूँ कि कितने मेरे पास ये इस सीक्वेंस में कितने हमारे पास अल्फाबेट्स यूज किए गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 20 यूज किए गए इसमें। 20 यूज किए। हमने क्या बताया था कि सीक्वेंस होती है या तो 4 4 की या 5 5 की या 6 6 की, इस तरीके से। अगर 20 है तो 5 5 की होगी। तो 5 5 में मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए बी, फिर यहाँ स्पेस है, फिर इसको लिखेंगे ऐसे बी स्पेस बी सी बी। फिर थर्ड वाली देखते हैं, यहां तक ये फर्स्ट में हो गया, ये सेकंड में हो गया, और थर्ड में क्या? पहले स्पेस। तो ये हमारे पास क्या है कि चार सीक्वेंस बन गई 5 5 की। तो इनमें अब कॉमन देखते हैं कि क्या कॉमन है, क्या किस तरीके से ये आगे बढ़ रही है। तो मानो ये अगर बी थी तो इसमें लास्ट में बी आ रहा है, ये डी थी तो लास्ट में डी आ रहा है, ए तो लास्ट में ए होना चाहिए, सी तो लास्ट में फर्स्ट और लास्ट में सी होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। फिर ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, फिर ए, इस तरीके से देख सकते हैं। बी के बाद सी, फिर बी के बाद सी, फिर बी, फिर सी, सी के बाद डी, फिर सी, फिर सी के बाद डी, फिर सी, इस तरीके से। डी, डी के बाद ई, डी, फिर ई के डी के बाद ई, फिर डी। ये एक पैटर्न दिख रहा है हमें।
तो अगर ये पैटर्न दिख रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी फिर ए। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए हमारा, ए होना चाहिए, इन तीनों में से होना चाहिए। फिर बी के बाद सी, फिर बी फिर सी फिर बी। तो यहाँ पे सी होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। थर्ड वाले से भी चेक कर सकते हैं, सी डी, सी डी, तो मतलब ए बी सी डी इस तरीके से देख सकते हैं। फिर एक एक बढ़ के आ रहा है, बी सी डी ई एक बढ़ गया, फिर सेम ए बी सी डी, फिर बी सी डी ई, इस तरीके से ए बी सी डी। तो ऊपर से नीचे की तरफ भी एक पैटर्न दिख रहा है, और ऐसे जाओगे तो ऐसे भी एक पैटर्न दिख रहा है। तो आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये छोड़ने नहीं होते, ये तो पक्का करना है आपको कि 2.5 मार्क्स तो यहाँ से वेने वेने हैं। तो कैसे वेने हैं कि इसको डिवाइड करके हम 4 सीक्वेंस में ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, ऊपर से नीचे भी एक रिलेशन दिखेगा, और ऐसे जाओगे तो ऐसे भी एक रिलेशन दिखेगा। तो आसान हो जाएगा ना इसको तरीके से क्वेश्चन करना है, अगर पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है, क्या है, A3BC। क्या नंबर है, A3BC। और दूसरा नंबर क्या है, DE2F। DE2F, ये दो नंबर है हमारे पास। ठीक है, दोनों 4 डिजिट के नंबर हो गए। ए बी सी और डी ई एफ क्या है, डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर क्या है, डिफरेंट। और नंबर क्या है, 3 से बड़े, ये भी गिवन है, ग्रेटर देन 3 है और डिफरेंट डिजिट। तो अगर इन दोनों का सम किया जाए तो सम करके कितना आ रहा है, 15902। सम क्या आ रहा है, 15902। तो अभी बताना है कि जो डिफरेंस है ए और डी का, वो बताना है कितना होगा। ए और डी के बीच में डिफरेंस बताना है। तो यहां से सिंपल सी एक बात देख सकते हैं हम, सी और एफ दोनों क्या है, 3 से बड़े हैं और डिफरेंट डिजिट है। तो सी एफ का सम 2 नहीं आ सकता क्योंकि दोनों 3 से बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं या तो सम 12 हो या 22। 22 भी नहीं हो सकता क्योंकि 22 में से अगर होने के लिए सी और एफ में से एक को 10 से बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये एक सिंगल डिजिट है। तो सी एफ का सम क्या है, 12, 12। सी प्लस एफ 12 कब कब हो सकता है, आइदर 4 8, 5 7 और 6 6। बट सी और एफ क्या डिफरेंट है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अभी हमारे पास सिर्फ दो केस होंगे, 4 8 और 5 7, ये दो केस हो सकते हैं। सेकंड केस में देखते हैं, b प्लस टू इक्वल्स टू 0, मतलब 10, और a की साइड से कैरी भी आया क्योंकि ये 12 था, कैरी आया। तो b प्लस 3 इक्वल्स टू 10, मतलब b इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। b की वैल्यू पक्का क्या है, 7 है। b की वैल्यू 7 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हट जाएगी कि सी एफ में से एक 7 है, नहीं हो सकती क्योंकि डिफरेंट डिजिट है। b तो पक्का 7 है। तो सी और एफ क्या है, 4 या 8 है। अभी क्या है कि 3 प्लस ई इक्वल्स टू 9, 3 प्लस ई इक्वल्स टू 9, और ए की साइड से कैरी आया, एक साइड से कैरी था। तो 4 प्लस ई इक्वल्स टू 9, तो ई इक्वल्स टू 5 आ गया। तो ई की वैल्यू हमारी कितनी, 5 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस डी क्या है, 15 है। ए प्लस डी कितना, 15 है। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब इनमें फिर से हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कितनी कितनी हो सकती है। 6 और 9 एक पॉसिबिलिटी, दूसरी 7 और 8, ठीक है, ये दो हो सकती है, या फिर 8 7 या 9 6, इस तरीके से हो सकती है। भाई 5 के साथ 10 होना चाहिए, तो 10 एक डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट नहीं है। तो इन दोनों में से अभी 7 बी की वैल्यू आ चुकी है, तो ये वाला हट जाएगा हमारा। तो ए और डी की वैल्यू 6 और 9 में से है। भाई आइदर ए 6 है या 9 है, या फिर ए 6 है तो डी 9 है, और ए 9 है तो डी 6 है, यही पॉसिबिलिटी होगी। पूछा क्या गया कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। तो ए और डी की वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस डी की वैल्यूज का डिफरेंस क्या होगा, 6 माइनस 9, यही होगा ना। कितना है, 3 आ गया ना। तो इनका डिफरेंस कितना, 3 होगा। तो आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक फैमिली है हमारे पास जिसमें क्या है कि 6 मेंबर्स है, 2 जनरेशन की फैमिली है। ये क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन पहले किया था, आई थिंक 2017 या 2018 में किया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा से करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और इस क्वेश्चन अगर ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से दोबारा से देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी बार बार इनको पूछती है। हर नेक्स्ट ईयर में एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 12th ऑफ जनवरी को क्या है, संडे, 12 जनवरी को संडे, ये गिवन है हमारा। फिर इसके बाद बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर्स की 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है। अभी इसने फर्स्ट में क्या पूछा है, 15th ऑफ जुलाई को पूछा है, और ईयर क्या है, वीक ईयर। तो अभी देखते हैं 15th ऑफ जुलाई तक कितने नंबर ऑफ डेज बनते हैं। 12th जनवरी से
जनवरी में अभी कितने दिन बच गए, 31 माइनस 12, 19 डेज बच गए, बच जाए बस। अभी फेब में कितने दिन है, क्योंकि फेब क्या है, लीप ईयर है, तो फेब में कितना 29 डेज। ओके, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30, मई में फिर से 31, जून में 30, और जुलाई कितना है 15, तो प्लस 15। तो ये ऐड करेंगे टोटल कितना आएगा हमारे 185 आ गया। कितना आ गया 185। ठीक है, 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 26 वीक प्लस 3 डेज, ये आ गया। तो 3 डेज अभी क्या 12 जनवरी को क्या था, संडे था, तो 3 दिन बाद क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। यहाँ क्या आ गया हमारे पास वेडनेसडे, क्या आ गया वेडनेसडे। स्टेटमेंट में क्या था 15 जुलाई क्या है संडे, तो ये आंसर क्या है हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 15 जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर नहीं तो यहाँ पे 28 डेज होते, एक दिन कम होता, तो 184/7 होता। फिर 26 वीक प्लस 2 डेज होना चाहिए था, 2 डेज मतलब मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे होना चाहिए, फिर भी संडे नहीं है, आंसर स्टेटमेंट ये भी गलत है। थर्ड देखते, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि 12th ऑफ जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर। लीप ईयर है बट यहाँ पे 12th जुलाई, यहाँ पे 15th नहीं है, 3 दिन यहाँ पे कम करना है इसी में, तो 185 में से 3 डेज माइनस करना है, दैट इज 182। ठीक है, अपॉन 7, तो ये 3 डेज हट जाएंगे, 3 दिन क्या हमें कम करना है, तो 26 वीक पूरे हो गए हैं 12th ऑफ जुलाई तक अगर लीप ईयर, तो पूरा वीक कंप्लीट हो रहा है, संडे से स्टार्ट हुआ तो संडे पे खत्म होगा, तो ये क्या है, ये आंसर क्या होगा हमारा संडे। स्टेटमेंट सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या है कि देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ ए पेज बुक। हमारे पास एक बुक है जिसके पेजेस कितने हैं 51 है, एक पेज पे 2 से ज्यादा फिगर नहीं है। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि एक पेज पे 2 से ज्यादा फिगर नहीं है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो मैक्सिमम फिगर कितनी हो सकती है 51 पेज की बुक में, 51 इंटू 2, तो मैक्सिमम फिगर कितनी 102 हो सकती है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, कम से कम एक पे एक फिगर तो है हर पेज पे, तो तब उस केस में कितना बनेगा 51 इंटू 1, तो मिनिमम कितनी फिगर है 51, मैक्सिमम फिगर कितनी है 102। ये दो दो ऑप्शन थे हमारे पास कि भी कम से कम 51 हो सकता है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 102 फिगर हो सकती है। क्वेश्चन क्या है अभी दो स्टेटमेंट के बेसिस पे कि आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक, तो अभी बताना है क्या इस बुक में 100 से ज्यादा फिगर है। अभी किसी भी स्टेटमेंट से हमें ये क्लियर नहीं है कि इसमें 100 से ज्यादा होगी, 100 से ज्यादा सिर्फ दो केसेस में होगी, जिसमें 101 फिगर है या 102 फिगर, सिर्फ 2 केसेस में। लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये केस हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि n नंबर ऑफ केसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आंसर क्या हमारा सफिशियंट नहीं होगा इन दोनों स्टेटमेंट से, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए S1 और S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है सफिशिएंट नहीं है इस आंसर्स के लिए। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये क्या कह रहा है कि ऑल नंबर्स, हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 और 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सारे के सारे नंबर्स क्या है 2 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब क्या नंबर सारे क्या है इवन नंबर। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होते हैं। इस केस में क्या है कि उनका जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होता है। दो स्टेटमेंट गिवन थी। अभी कंक्लूजन 1 क्या है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, सारे नंबर 6 से डिवाइड होंगे। अब 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 और 2 यही कहती है, तो कंक्लूजन 1 क्या है हमारा सही हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या है हमारे पास कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, सारे के सारे नंबर्स क्या है 4 से डिवाइड होते हैं। अभी क्या है कि 4 से डिवाइड होने के लिए क्या है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि 18 एक नंबर है हमारे पास, ये 2 से भी डिवाइड होता है और ये 3 से भी डिवाइड होता है, पर ये 4 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेट कंक्लूजन क्या है हमारी गलत होती है। तो इसमें क्या है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, आंसर क्या है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, जितनी कैट्स हैं वो क्या है डॉग्स है। सेकंड है स्टेटमेंट कि ऑल कैट्स आर ब्लैक, सारी की सारी कैट्स क्या है ब्लैक है। तो इसमें ये केस भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला केस भी हो सकता है या फिर ये वाला केस भी हो सकता है, 3 केस हो सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सारे सारे डॉग्स क्या है ब्लैक है, नहीं।
अब देखो अगर मान लो ये बाहर वाले डॉग्स होंगे, ये वाले डॉग्स हो गए, तो ये तो ब्लैक होंगे, ये अंदर वाले, लेकिन ये वाले ब्लैक नहीं। तो पहला कंक्लूजन क्या है? गलत। ये 100% सही होना चाहिए कंक्लूजन। अगर एक केस में, दो केस में सही हो रहा है, नहीं, तीनों केस में सही होना चाहिए था। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो कुछ डॉग्स क्या है, ब्लैक नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर मैं पूरा बाहर का देखूं, ये वाला केस देखूं, तो इसमें सारे के सारे डॉग्स क्या है, ब्लैक होंगे। तो दोनों कंक्लूजन क्या है हमारे, गलत हो गए। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ए क्या है, 16th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ए क्या है, 16th होगा इस साइड से, यहाँ पे ए होगा, 16th होगा। इसके बाद क्या है, विशाल क्या है, 18th है फ्रॉम द राइट हैंड। विशाल कौन से नंबर पे होगा, 18th पे होगा राइट हैंड से, 18th पे, ये 16th पे। अभी एक और नया बंदा है जी, वो क्या है, 11th है फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट, ए से राइट की तरफ 11th, 11वें नंबर पर आ गया यहाँ पे जी। ठीक है, तो जी की पोजीशन लेफ्ट से देखेंगे तो यहाँ पे कितना, 27 हो गया, कि 11 ये और 16 ये, तो टोटल कितना, 27। ओके, फिर क्या है, फिर कह रहा है कि जो जी की पोजीशन है वी से राइट हैंड पे कितनी है, तीसरे नंबर की, तो यहां से कितनी, 1 2 3, थर्ड होगी, मतलब कि कितना, 17 16 15, मतलब इसके बाद में यहाँ पे 14 और है। कितने बच्चे हैं, 14, 27 पे ये था और 14 और है, तो टोटल कितना हो गया, 27 प्लस 14, तो टोटल नंबर कितना, 41 स्टूडेंट्स टोटल। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आगे कितने हैं, 14, आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, तीन स्टेटमेंट गिवन है, और तीन स्टेटमेंट की बेसिस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट 1 क्या है कि सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। सी क्या है, डी से यंगर है, बट ए और बी से बड़ा है, और ए और बी के बारे में अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। फिर कहता है डी इज द ओल्डेस्ट, डी क्या ओल्डेस्ट, तो सबसे बड़ा है, तो इसमें भी ओल्डेस्ट ही है, तो स्टेटमेंट 1 के अंदर ही सबस्यूम हो रही है स्टेटमेंट 2, जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट 2 में है वो स्टेटमेंट 1 में ऑलरेडी है। फिर कह रहा है कि ए इज द ऑर्डर देन बी। अभी थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है ए बी से बड़ा है, तो मतलब बी ए से छोटा है, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन गई, बी ए सी डी बन गई। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग ए बी सी डी इज द यंगेस्ट, तो इसका आंसर क्या है, बी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो कर पा रहे हैं। अभी चार स्टेटमेंट, हमें तीन स्टेटमेंट गिवन थी, तीन में से किसके बेसिस पे सोल्व कर पा रहे हैं, इसके बेसिस पे कि ए बी का हमें नहीं पता था, अब पता चल गया। तो ये कौन सी स्टेटमेंट में थी, S3 में। ठीक है, ए बी सी से और डी से छोटे हैं, ये स्टेटमेंट कौन सी थी, S1 थी। तो S1 और S3 से हम सोल्व कर पा रहे हैं, हमें इसमें S2 की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, S1 और S3, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कितने ऐसे इंटीजर होंगे 1 से 100 के बीच में जिनमें 4 एज अ डिजिट तो होगा बट वो डिवाइड नहीं होंगे 4 से। तो 1 से 100 तक अगर नंबर लिखे तो कितनी बार 4 आएगा, एक तो 4, फिर 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, यही होगा ना, 10 12 आ रहा है ना अब तक ऐसे। और 40s का अलग होगा, उनको भी देख सकते हैं, 40s, 41, 42, 43, 45, 46, 47। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें से 4 से जो डिवाइड नहीं होता उस नंबर को हटा देना है। ठीक है, उस नंबर को हमें काउंट करना है। अब जो 4 से डिवाइड होता है पहले उसको हटा देंगे, तो 4 से 4 होगा, 24, 44, 64, 84, ये 4 से डिवाइड होगा। ऐसे इसमें 40, 48। ठीक है ना, तो अभी काउंट करते हैं कितने नंबर आए हमारे पास, तो काउंट करने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे 12 नंबर है जो 1 से 100 तक की काउंटिंग में इंटीजर है, जो 1 से 100 तक, और जिनमें 4 आता है और 4 से वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो कितना, आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है कि ए मैन कुछ डिस्टेंस वॉक डाउन करता है 25 मीटर, ऐसा डिस्टेंस गिवन है, और एक इंफॉर्मेशन एंड में ये थी कि इफ हिज हाउस फेसेस टुवर्ड्स द ईस्ट, तो डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ऐसे होती है। तो अभी उसके जो घर की जो डायरेक्शन है, फेस है, वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, उसका यहाँ पे घर है, उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। तो मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, तो अपनी पीछे की तरफ से चला और 25 मीटर स्ट्रेट पीछे की तरफ चलता है ऐसे।
वेस्ट में 25 मीटर चला। उसके बाद अभी वो अपने राइट साइड में उड़ जाता है, राइट साइड मतलब ऊपर की तरफ, और कितना चलता है 50 मीटर ऊपर की तरफ 50 मीटर। फिर उसके बाद वो लेफ्ट में चला और कितना 25 मतलब लेफ्ट में फिर ऐसे 25 मीटर। अभी हमें बताना कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमारे पास ऐसा कोई सीक्वेंस गिवन है, नंबर्स लिखे हुए। नंबर में कह रहा है कि हाउ मेनी ओड नंबर आर फॉलोड बाय द ओड नंबर। कितने ऐसे ओड नंबर है जिनके बाद भी ओड नंबर आता है। ठीक है, ओड नंबर जिनके बाद, जिनको क्या फॉलो करता है, ओड नंबर। तो ऐसे इस सीक्वेंस में कितने नंबर होंगे। तो पहले ये ओड नंबर है, इसके बाद भी ओड नंबर आ रहा है। ठीक है, एक हो गया, एक केस हो गया। फिर 1 एक ओड नंबर है, इसके बाद आ रहा है इवन, तो ये वाला केस हट गया। फिर 7, 7 के बाद में 3, 3 के बाद में 9, दो हो गए यहाँ पे, तो ओड नंबर ये हो गए। फिर 9 के बाद 8, ये वाला हट जाएगा। 5 के बाद 7, ये एक केस हो गया हमारे पास। फिर 3 के बाद 1, 1 के बाद में 5, तो दो यहाँ पे आ गए, और एक केस ये हो गया मेरा। अब सेकंड वाले सीक्वेंस में देखते हैं, 3 के बाद में 8, ये नहीं आएगा। यहाँ पे कोई सा भी ऐसा ओड नंबर नहीं है जिसके बाद में ओड नंबर आ रहा हो। तो ओड नंबर कौन कौन से है, 3, 3 के बाद में 8, दैट इज इवन नंबर। फिर हमारा ओड नंबर 5 है, उसके बाद भी इवन नंबर 2 आ रहा है। 3 के बाद में 4 और 9 के बाद में 6 आ रहा है, तो सभी के बाद में इवन नंबर आ रहा है। तो ऐसे कितने केसेस हो गए हमारे पास, फर्स्ट वाले में 6 केसेस है। तो आंसर क्या होगा इसका, 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्स और वाई क्या है वॉल्यूम में, एक्स और वाई क्या है वॉल्यूम में, दोनों v1 v2। और mn क्या है, मासेस है। दो मेटेलिक क्यूब्स है हमारे पास, p और q, p और q। वॉल्यूम क्या होगी उनकी, x और y होगी। मास क्या हो गए, mn हो गया। p और q हमारे पास दो क्यूब्स थे, दोनों की वॉल्यूम क्या है, x और y है। मासेस क्या है, m और n। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद कह रहा है ईच साइड ऑफ द क्यूब दैट इज q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p। साइड, अगर जो p की, जो q की जो साइड है वो p की साइड से डबल है, सारी साइड। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, अगर इसकी साइड इससे डबल है तो एक तरीके से देख सकते हैं, अगर माने उसकी साइड माने s माने, तो q की साइड क्या होगी, 2s होगी। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। यही होता है ना, साइड का क्यूब। अगर p की साइड s थी तो s का क्यूब हो गया इसका, s का क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम, x की वैल्यू। और दूसरे की क्या होगी, 2s थी, तो 2s का क्यूब कितना होगा, s का भी क्यूब और 2 का भी क्यूब, दैट इज 8s क्यूब। तो देख सकते हैं कि y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 टाइम्स ऑफ x। तो y क्या कितना आ गया, 8x आ गया। ये हो गया। सेकंड कह रहा है कि मास ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p। q का जो मास है p के 2 टाइम्स है, मतलब कि m क्या है, ट्वाइस ऑफ m। ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। पूछना क्या है कि लेट u इक्वल्स टू m बाई एक्स एंड v इक्वल्स टू m बाई वाई। u और v की जो वैल्यू है इस तरीके से कुछ गिवन है, और u और v को हमें कंपेयर करना है। तो मैं कर सकता हूं u अपॉन v इक्वल्स टू, u कितना है, m अपॉन एक्स, m अपॉन एक्स, और v कितना है, n अपॉन वाई इंटू n अपॉन वाई। इस तरीके से कर सकते हैं। तो एम वाई अपॉन एन एक्स, ये कितना आ गया मेरा, u अपॉन v, ये आ गया। x कितना, y कितना है, 8x है, y की जगह 8x लिख सकता हूं, और n की जगह मैं 2m लिख सकता हूं। y कितना है, 8x, और n की जगह 2m इंटू एक्स। तो x से x कट गया, n से n, 2 से 4। तो ये कितना, u अपॉन v इक्वल्स टू 4, तो u इक्वल्स टू 4v, ये आ गया। अब u इक्वल्स टू 4v, ए ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, u इक्वल्स टू 4v, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या, एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। एवरेज एज एक टीचर की और स्टूडेंट की, 3 स्टूडेंट की कितनी है, मतलब टीचर प्लस 3 स्टूडेंट, इनका मास का, इनकी एज का टोटल सम करेंगे
और टोटल नंबर कितना है 4 है, क्योंकि 3 हमारे पास स्टूडेंट थे और एक टीचर है, तो वो कितना है 20 है। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, स्टूडेंट्स की जो एज है तीनों की सेम है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, टीचर की एज में और स्टूडेंट की एज में कितना 20 ईयर्स का डिफरेंस है। अगर मैं एक स्टूडेंट की एज क्या मान लू, एस मान लू, तो तीनों की एस 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 होगी, तो टीचर की एज कितनी होगी एस प्लस 20, क्योंकि डिफरेंस कितना है 20 ईयर्स का, तो टीचर 20 साल बड़ा है उनसे, तो मैं टीचर की जगह देख सकता हूँ एस प्लस 20 प्लस 3s, तीनों का सम अपॉन 4 इक्वल्स टू 20, ये आ गया। तो यहां से 4s प्लस 20 इक्वल्स टू 80, क्योंकि ये सेट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4s इक्वल्स टू 60 और s इक्वल्स टू 15 आ गया। अब क्या है कि एक की एज कितनी है 15 ईयर है, पूछा क्या है एज ऑफ टीचर, तो टीचर की एज कितनी थी s प्लस 20, 20 साल बड़ा था ना, स्टूडेंट की 15 आ गई, तो 15 प्लस 20 दैट इज 35 ईयर्स, आंसर क्या है 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा है कि हमारे कि मैंने एक कार, एज पर्सन ने क्या है कि एक कार को कितने में बेच दिया, 3 लाख रुपीज में बेच दिया, तो कार को बेचने में उसको लॉस कितना परसेंट हुआ, 20% लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ, मतलब कि उसने 20% 80% में बेच दिया उसको, कि जो उसने जितनी भी उसने खरीदी उसका 80% वैल्यू उसने उसने उसको बेच दिया। तो अगर उसने उसको एस रुपीज में खरीदा, तो एस का 80% कितना होगा 80/100 इंटू एस, और ये वैल्यू किसके बराबर है 3 लाख रुपीज के बराबर है, ठीक है। तो एस की वैल्यू निकालनी है कितनी है, हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस उसने कितने पैसे में वो खरीदी थी, तो एस कितना आएगा मेरे पास 100/80 इंटू, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 3,75,000, इस प्राइस में उसने उसको खरीदा और उसको इसके 20% में उसको बेच दिया, कि इसका जो 80% इसका जो होगा उसमें उसको सोल्व कर दिया, तो इसका 80% कितना है 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख में उसने बेच दिया, अब लॉस कितना होगा 20%, आंसर क्या है इसका डी ऑप्शन। तो हमारे पास एक तरीके से एक सीक्वेंस गिवन है, एक नंबर डिजिट्स गिवन है, अल्फाबेट गिवन है, तो अल्फाबेट में हमें देखना है क्या चीज फॉलो हो रही है। अभी स्टार्टिंग में क्या था ए सी पी क्यू, फिर बी ई एस यू, इस तरीके से, तो इसमें और इसमें कोई रिलेशन होगा और इसमें और इसमें कोई रिलेशन होगा, तो ए सी पी क्यू और बी ई एस यू, तो इनमें क्या रिलेशन है, तो ए के बाद बी एक ऐड करके आया, सी के बाद ई दो ऐड करके आया, पी के बाद एस तीन ऐड करके आया, और क्यू के बाद यू चार ऐड करके आया। ऐसे ही अभी क्या होगा हमारे पास एम एन जी आई के बाद सेम यही पैटर्न फॉलो करके क्या आएगा वहां पे एट द रेट की जगह क्या आएगा, तो एम के बाद एक ऐड करना है दैट इज एन, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद फिर दो ऐड करके आएगा, तो दो ऐड करने के बाद क्या आएगा ओ पी, तो यहाँ पे आएगा फिर पी एन पी। अभी जी के बाद तीन ऐड करना है, तो जी के बाद तीन ऐड करके क्या आएगा जी एच आई जे, तो जे आएगा इस बार, ठीक है। फिर आई के बाद चार ऐड करके आएगा, जो फोर्थ डिजिट आएगी, फोर्थ अल्फाबेट आया, तो फोर्थ क्या होगा जे के एल एम, तो एम आएगा, तो आंसर क्या है इसका एन पी जे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है हमारे पास क्या लेटर है कहां से ए से जेड तक, उन सबको क्या नंबरिंग करती है 1 से 26 तक नंबरिंग करती है। अच्छा इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें ई जी ओ टी, ये क्या है फिफ्थ है, ये 10th है, 15, 20 एंड 25, इससे क्या है कि अब नंबरिंग करना सारे अल्फाबेट्स का आसान हो जाएगा, सारे लेटर को नंबरिंग किया जा सकता है आसानी से। तो जी एच आई का नंबर के बाद कुछ ऐसा 1578 आता है, तो जी कितना है, जी कितना आता है 7, फिर एच कितना आएगा, तो जी कितना होगा 7 होगा, एच कितना 8, आई कितना 9, तो हमें कितना गिवन था 1578, तो इसको अगर मैं डबल करूं तो कितना आएगा 1578 आ रहा है, तो जो नंबरिंग थी उसका डबल कर दिया गया है, ठीक है। अभी डी ई एफ, डी कितना होता है 4, ई कितना 5, एफ कितना 6, इसका डबल कितना 912, तो यही आ गया ना। अभी नंबर कौन सा गिवन है ए बी सी, ए कितना 1, बी कितना 2, सी कितना 3, तो इसका डबल कितना होगा 246, तो आंसर क्या होना चाहिए 246, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जो ऐसे रिपीट कर रही है। तो क्या नंबर है वैसे, अगर हम x कोई नंबर मान लूं, उसको x में अगर इसको कोई नंबर मान लूं, तो x की वैल्यू कितनी है 1.277, इस तरीके से ये नंबर है। मैं नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 127.272727। तो ये 27 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम्स 2727 इस तरीके से रिपीट कर रहा है। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर सकता हूँ, 100x में से अगर x को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 99x। अभी 127 था, पॉइंट के बाद देखो अगर दोनों चीजें 2727 इस तरीके से n नंबर ऑफ टाइम्स सेम है, मैच कर रही है, तो पॉइंट के बाद वाली चीज माइनस हो जाएगी और 127 में से 1 हट जाएगा, तो कितना आएगा 126। तो x कितना आएगा मेरे पास 126/99। इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये कितना आएगा 33, ये कितना आएगा 42। फिर से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 3 से, ये कितना आएगा 11, ये 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 114/। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका 14/11, बी ऑप्शन। तो ये नंबर क्या कर रहा है कि हमारे पास लिस्ट ऐसा सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बताना है जो 3 4 5 6 से डिवाइड हो और रिमाइंडर कितना बचे 2 बचे। तो सबसे छोटा नंबर जो 3 4 5 और 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, तीनों चारों का एलसीएम होगा। तो इन चारों का एलसीएम कितना आता है 60 आएगा। चारों का एलसीएम कितना 60 आएगा, एलसीएम 3 4 5 6 का 60 आ जाएगा। तो 60 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो चारों से डिवाइड हो सकता है। तो अभी इन चारों में से अगर मैं डिवाइड करूं इन चारों में से, तो नंबर क्या है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए केस में। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 2 इनमें से हटा दूं, सब नंबर में से ऐसे 2 हटा दूं, तो जो नंबर होगा वो 60 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि तभी वो नंबर चारों से डिवाइड होगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 960 16 टाइम्स और 17 टाइम्स 1020। अगर मैं 60 को 7 टाइम्स 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ गया 1020। तो ये 4 डिजिट का लिस्ट नंबर होगा जो चारों से डिवाइड होगा। इसमें हमें 2 ऐड कर देना है क्योंकि 2 क्या है रिमाइंडर का। अभी क्या आ गया आंसर 1020। तो चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन क्या है आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक एडल्ट पॉपुलेशन एक सिटी में, उसमें क्या 40% मैन है और 30% वुमेन क्या है मैरिड। 40% मैन और 30% वुमेन मैरिड। What is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one woman? मतलब जिनकी जो मैन की जो शादी हुई है, जिन वुमेन से शादी हुई है वो इसी ग्रुप में है, और किसी भी मैन की एक से ज्यादा शादी नहीं हुई है, और कोई भी विडो या विडोवर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 40% मैरिड मैन की पॉपुलेशन है वो 30% मैरिड वुमेन की पॉपुलेशन के बराबर। उसमें वुमेन में 30% मैरिड है, और वो है कहाँ पे, वो वहीं पे उसी सिटी में। ऐसे ही 40% जो मैरिड मैन है वो 30% वुमेन के बराबर। तो अगर मैं मान लूँ मेरे पास यहाँ पे 100 टोटल पॉपुलेशन थी मैन की, मैन की पॉपुलेशन कितनी थी 100, उसमें से 40% क्या है मैरिड है, तो 40% कितना होगा 40। तो ये मैरिड है, ये मैरिड हो गए। अभी वुमेन की पॉपुलेशन क्या है एक्स थी, कोई भी एक्स थी, उसका 30%, तो उसका 30% कितना होगा, ये पॉपुलेशन होगी मैरिड वुमेन की, और ये बराबर किसके है 40 के, क्योंकि गिवन है। तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 40 × 100/30, तो 400/3। तो ये पॉपुलेशन किसकी, वुमेन की। मैन की कितनी थी 100। टोटल पॉपुलेशन हो गई हमारे पास। तो अभी बताना क्या हमें, परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, मैरिड जो पॉपुलेशन है उसकी बताना है। टोटल कितना था 100 और 400/3, टोटल पॉपुलेशन। मैरिड कितने 40 और 40 इसके 80, तो परसेंटेज कितना हो गया 40 + 40, ये मैरिड हो गए दोनों से, इतने मैन इतने वुमेन, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100 + 400/3। तो ये टोटल परसेंटेज। तो ये कितना होगा 80 × 3/700 × 100, then 34 2/7 परसेंटेज। तो आंसर क्या है इसका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट ऐसी लेंथ बतानी कि जैसे कि 3
1/2 और 8 3/4 ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके, x के। तो ऐसी ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी है। तो 3 को इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 और इस वाले को लिख सकता हूँ 35/4। ठीक है, तो अभी ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी है जिससे कि ये दोनों क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल हो किसी के x के। तो दोनों क्या है, फैक्टर हो किसी भी एक नंबर के। तो फैक्टर होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो दोनों फैक्टर है, तो ऊपर वाले का देंगे हम HCF, नीचे वाले का LCM। सेम इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो नीचे वाले का LCM कितना आएगा, 2 और 4 का LCM कितना होता है, 4। और ऊपर वाले का HCF दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 7, क्योंकि 7 से दोनों डिवाइड। तो आंसर क्या आएगा, 7/4। मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 3/4, 1 होल 3/4। तो आंसर क्या है इसका, 1 होल 3/4 आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या सम था 2500, ये सम था। डिवाइड कितने की, 3 पीपल्स में डिवाइड करता है, XYZ। और रेशियो क्या है, 1/2 3/4 और 5/6, ये रेशियो। तो डिफरेंस बताना है मैक्सिमम और मिनिमम शेयर में। तो तीनों के शेयर को मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 is to 3/4 is to 5/6। इनको आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो नीचे वाले तीनों इनका एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम इनका आएगा कितना, 12। तो 12 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे 12 करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 6 से अगर नीचे कर रहे हैं तो 6 से ऊपर। तो 6/12 इज टू, यहाँ पे 12 करने के लिए कितना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 और यहाँ पे 10। ये आ गया। तो ये रेशियो हमारा क्या आ गया तीनों का, 6:9:10। तीनों का रेशियो XYZ का ये रेशियो। ठीक है, हाईएस्ट। अभी क्या करेंगे हम, रेशियो को इससे वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 के 9 के और 10 के, ये वैल्यू आ गई हमारी। 6 के और 9 के 15 के प्लस 10 के, दैट इज 25 के आ गया। और 25 के ये इनका तीनों का रेशियो था, तीनों का जो था सम था, तीनों का सम इतना था। और किसके बराबर है, 2500। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ठीक है, तो तीनों का शेयर क्या होगा, 6 के दैट इज 600, 900 और 1000। तो मैक्सिमम और मिनिमम किसका है, मिनिमम किसका है 6 के दैट इज 600, मैक्सिमम कितना 1000। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 1000 माइनस 600 दैट इज 400। तो आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन, 1000 माइनस 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या ऐसी वैल्यू होगी जो सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, इस नंबर की सम क्या है 2 के बराबर। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास, 10 की पावर n प्लस 1, कितना सम आना चाहिए, 2। कितना आना चाहिए, 2। मतलब कि 10n की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो मतलब 10 की पावर n इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू कितनी बनानी चाहिए। तो ये 1 सिर्फ एक केस में हो सकती है, जब n की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अगर n की कुछ भी वैल्यू होगी, 1 होगी 2 होगी, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और घटती जाएगी। एक्सपोनेंशियल जैसे होते हैं ना, 10 की वैल्यू अगर 0 है तो ये कितना 1 होगा, अदरवाइज इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। अब n की कुछ भी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, n की वैल्यू घटाते जाएंगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी छोटी होती चली जाएगी। अगर -1 रखूँ तो 10 की पावर -1 कितना होता है, 1/10, दैट इज 0.1। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, वो कौन सी होती है, 10 की पावर 0। किसी की भी चीज की अगर पावर हम 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितना आता है, 1। तो ये e टू द पावर x का है, तो e की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3 5 10 कुछ भी। x की वैल्यू ये यहाँ पे 0 कब हो रही है, जब y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो आंसर क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्लास है, उसमें 3 ग्रुप्स है, ए बी सी, 3 ग्रुप हो गए। ठीक है, एक स्टूडेंट अगर ग्रुप ए से और 2 स्टूडेंट्स अगर ग्रुप बी से शिफ्ट कर कहाँ पे किए, ग्रुप सी में शिफ्ट कर दिए। तो बताना है कि अभी जो एवरेज वेट होगा स्टूडेंट्स का, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। एवरेज वेट क्या होता है, एवरेज वेट क्या होता है कि सभी के वेट का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेट का सम। एवरेज वेट क्या होता है, सम ऑफ सभी के वेट का बाय नंबर, टोटल नंबर कितना है। तो एक स्टूडेंट ए से बी में गया, बी से 2 स्टूडेंट सी में गए। क्या, अभी एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको कि अगर एवरेज वेट कितना है 50 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10 थे, तो टोटल सम कितना हो गया सबका, 500। टोटल सम कितना हो गया, 500। अभी एक स्टूडेंट है जिसका वेट कितना है, 40 है, जो कि एवरेज वेट से कम है।
एवरेज वेट याद रखना है, क्योंकि मैं कम ज्यादा दूंगा, दो केस ले रहा हूँ, केस 1 जिसमें कम है एवरेज वेट से, और केस 2 जिसमें एवरेज वेट से ज्यादा है। तो दोनों केसेस में एवरेज वेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो फर्स्ट केस में अगर उसका वेट कितना है 40, तो एवरेज वेट से कम है। तो अभी जो 9 स्टूडेंट्स है मेरे पास, तो उनका वेट कितना हो जाएगा 460, और स्टूडेंट्स कितने हो गए टोटल 9। तो एवरेज वेट कितना आएगा 51, मतलब 50 से बड़ा, तो जितना जो वैल्यू थी उससे बढ़ गया आ रहा है अब की बार एवरेज वेट। और एक केस सेकंड ये देते हैं कि जिसमें एवरेज वेट से उसका वेट ज्यादा था, दैट इज 60 मान लो, 60 मान लो, तो 500 से 60 हट जाएगा, तो कितना आएगा 440, और स्टूडेंट्स कितने 9। तो इस केस में कितना 50 से कम आ रहा है, 49 समथिंग आएगा, तो 50 से कम आ रहा है। तो दोनों केसेस में एवरेज वेट क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है। अभी हमें उनका एवरेज वेट पता नहीं है स्टूडेंट्स का जो हमने ट्रांसफर किया, तो अगर एवरेज वेट ज्यादा है उनका, तो टोटल एवरेज वेट कम हो जाएगा। और उनका वेट क्या है कि अगर एवरेज से ज्यादा है तो कम हो जाएगा एवरेज वेट, उनका वेट अगर कम है एवरेज से तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं आ सकता, क्योंकि डाटा क्या है इनसफिशिएंट, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, करेंसीज की कुछ डेनोमिनेशन है, कौन कौन सी है, 50, 100, 200, 500, 2000। तो कितनी कितने टाइप के नोट्स है हमारे पास, 5 टाइप्स के। टोटल कितने, 5 टाइप्स के। अभी क्या करना है कि हमें एक सम बनाना है, इनमें से 5 में से एटलीस्ट 3 को देके, एटलीस्ट कहा इसमें 3 को देके, तो 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। एक केस में मैं केस 1 क्या देता हूँ कि इसमें मुझे सिर्फ 3 डेनोमिनेशन चाहिए, सिर्फ 3 को देना है। तो इन 5 में से 3 को मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 5C3, कि भाई तीनों में से को, पांचों में से 3 कोई सी भी छाट सकता हूँ। तो उसको छाटने का तरीका क्या होता है, 5C3। तो 5C3 को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 5 इंटू 4/2, दैट इज 10। ठीक है। केस सेकंड कि अब मुझे 4 देने हैं 5 में से, तो 4 देने क्या है 5C4, तो ये कितना होगा 5 इंटू 1/1। केस 3 क्या होगा, इसमें ये केस 2 हो गया। केस 3 क्या हो गया कि मैं पांचों की पांचों करेंसी दे दूं, तो पांचों की पांचों करेंसी 5 में से उठाने के कितने तरीके, एक तरीका है 5C5, कितने, एक तरीका। तो टोटल कितने तरीके हो गए मेरे पास इन इस अरेंजमेंट को करने के, इस सम बनाने के कितने तरीके हो गए, 10 + 5 + 1 दैट इज 16। तो आंसर क्या आ गया इसका, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास एक बोतल थी, उस बोतल में क्या है 20 लीटर लिक्विड ए है। अभी हमने उसमें 4 लीटर क्या लिक्विड ए को निकाल दिया, और उसकी जगह में क्या रखा, सेम क्वांटिटी की लिक्विड बी को रख दिया। फर्स्ट हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, 20 लीटर क्या था लिक्विड ए थी। इसके बाद हमने 4 इसमें से निकाला और 4 इसमें बी रख दिया। अभी हमारे पास 16 लीटर क्या हो गया, ए हो गया, और बी कितनी हो जाएगी 4 लीटर इसी में। तो बी का रेशियो कितना है इसमें से, 4/20, दैट इज 1/5, और ए का रेशियो कितना है इसमें 4/5। ए की क्वांटिटी कितनी 4/5, और बी की कितनी 1/5। मतलब कि 1 लीटर में अगर 5 लीटर हम दे, तो 5 में से 1 लीटर क्या है बी होगा, और 4 लीटर क्या होगा, ए होगा। अभी हमारे पास इस टाइम ये है। फिर क्या कह रहा है कि अभी सेम क्वांटिटी का हमने फिर से 4 लीटर निकाला उसमें। तो 4 लीटर अगर हमने उसमें से निकाला, तो उसमें से बी भी गया होगा और ए भी गया होगा। तो बी कितना गया 4/5, बी कितना कम हो गया 4/5, -4/5। 4 लीटर था तो इतना कम हो गया, और ए कितना हो गया 16 -4/4 इंटू 4 दैट इज 16/5। ए कितना हो गया, बी इतना हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि इसमें 4 लीटर क्या है बी फिर से ऐड किया गया, तो बी कितना ऐड कर दिया गया, 4 लीटर और ऐड कर दिया। इसके बाद कहना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू दैट ऑफ लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर। तो अभी फाइनल मिक्सचर में दोनों का रेशियो क्या है। तो हमारे पास ए कितना है, अभी ए की क्वांटिटी कितनी है 16 इंटू 4/5, दैट इज 64/5, इतना है मेरे पास ए। बी कितना है, दोनों को ऐड करेंगे 8 - 4/5, तो 8 - 4 दैट इज 36/5, इतना मेरे पास बी है और इतना ए है। अभी रेशियो किसका बताना है, ए बाई बी का, दैट इज 64/5 डिवाइडेड बाई 36/5। तो 5 से 5 हट जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, देखते हैं। तो 16:9 रेशियो आ गया। आंसर क्या है इसका, सी।
एवरेज स्कोर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एवरेज स्कोर एक बैट्समैन का आफ्टर 50th इनिंग कितना है, 46.4 है, और 60th इनिंग के बाद कितना है, कितना 2.6 बढ़ जाता है। तो पहले कितना था 50 के बाद, 50 के बाद उसका टोटल सम कितना हो गया 50 इंटू 46.4, और बढ़ कितना गया है 46.4 में 2.6 बढ़ गया, दैट इज अब 49। ठीक है, और ये कितना है 60th इनिंग में, तो 60 के बाद उसका टोटल सम, टोटल रन्स का सम कितना है इतना, 50 के बाद इतना बताना है कि एवरेज स्कोर बताना है लास्ट 10 इनिंग में। तो लास्ट 10 इनिंग का स्कोर कितना होगा 60 इंटू 49 माइनस 50 इंटू 46.4 डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। तो एवरेज स्कोर कितना आ गया 62। तो लास्ट 10 की इनिंग में उसका स्कोर कितना है एवरेज 62। ये कह रहा है कि प्राइस में, राइस की जो प्राइस है उसमें कितना हाइक हो गया 25% हाइक। अभी जो पहले जो प्राइस था उसमें जितना वो राइस खरीद पा रहा था, अब वो उससे 6 kg कम खरीद पा रहा है। मान लो अगर उसने पहले उसका प्राइस पी था, पी प्राइस था, तो टोटल राइस कितने खरीद पा रहा था वो 1200 अपॉन पी, इतने खरीद पा रहा था। अभी कितना हाइक हो गया 25%, तो अभी प्राइस कितना हो गया 5p/4, अभी ये प्राइस हो गया। तो इसमें जो राइस कितने खरीद पा रहा है वो 6 kg कम है। कितना कम है, मतलब इसमें बस 6 करूंगा, इसमें 6 माइनस करूंगा, 6 माइनस करूंगा तो 1200 अपॉन 5p/4 ये है। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। अभी मैं इसको इस साइड देता हूँ, उसको 6 को उस साइड देता हूँ। तो 1200 1/p माइनस 4p/5, ये p हट जाएगा यहाँ से, इक्वल्स टू 6, ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा 1200, p भी नीचे कॉमन आ गया, तो 1/5 इक्वल्स टू 6। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आएगी 1200 अपॉन 5 इंटू 6, इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा 200, 5 से डिवाइड करूंगा 40। तो इनिशियल में प्राइस कितना था उसका 40 रुपीज पर केजी, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 40 रुपीज पर केजी। तो 25% हाइक होने के बाद कितना हो गया 50 रुपीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है, क्या गिवन है इसमें कि डिफरेंट 5 डिजिट के लेटर बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कितने ऐसे बनेंगे जिनका मतलब कुछ निकले या नहीं निकले, 5 लेटर को यूज करना है बस। तो कौन से 5 लेटर यूज करने हैं जो दिल्ली वर्ड में गिवन है। तो और एक कंडीशन इसमें गिवन है कि स्टार्ट करेंगे वो सब डी से और एंड करेंगे आई से। तो दिल्ली में कितने लेटर है टोटल 5, कितने लेटर हो गए हमारे पास 5 हो गए। स्टार्टिंग में डी यूज करना है, एंड में आई यूज करना है। ठीक है, अभी मेरे पास कितने 3 स्पेस है, और लेटर कितने मेरे पास 3, डी और आई यूज हो गया तो 3 लेटर बचे। तो इस पोजीशन पे मेरे पास 3 चॉइस हो गई, 3 में से मैं किसी को भी यूज कर सकता हूँ। ठीक, अब मैंने 3 में से एक को यहाँ यूज कर दिया, तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो मैं 2 को यहाँ कोई से को भी यूज कर सकता हूँ। और जब मैंने 2 यूज कर दिया तो सिर्फ एक बचेगा, तो उसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो टोटल कितने वर्ड होंगे मेरे पास ऐसे 6। तो आंसर क्या होगा इसका 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक पर्सन था एक्स, वो 20% काम को कितने दिन में खत्म करता है 8 डेज में। 8 डेज में कितना 20%, 20% को कितने में खत्म करता है 8 डेज में, मतलब कि 100% काम को कितने टाइम में फिनिश करेगा वो 40 डेज में। 40 डेज में, 40 डेज में उस काम को पूरे को खत्म करेगा कौन एक्स। एक दूसरा है वाई, वो 25% कितने में करता है 6 डेज में। तो 100% कितने में करेगा 24 में। 100% मतलब उस काम को वाई कितनी देर में खत्म करेगा 24 डेज में। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, ये दोनों इन्फॉर्मेशन। तो अभी पूछा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करे तो इन हाउ मेनी डेज 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। अभी एक दिन का दोनों का काम कितना है, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन का काम एक्स का कितना था 1/40, और एक दिन का वाई का काम कितना 1/24। ठीक है, एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे 3/5/120, क्योंकि 120 दोनों का एलसीएम है। तो कितना आ गया 8/120।
1/15 आ गया। ये कितना आ गया? 1/15, एक दिन का काम। एक दिन का काम आ गया 1/15। बताना क्या है कि 40% काम कितने टाइम में खत्म करेंगे, 40% बताना है। तो उस काम को दोनों मिलके कितने 15 डेज में खत्म करेंगे, 15 डेज में पूरा खत्म करेंगे। 15 डेज अगर दोनों एक साथ काम करें तो उस काम को खत्म करेंगे। ओके, तो इस 15 डेज का काम को मैं 40% निकाल दूं, अगर इस 15 का 14 निकाल दूं तो 40% कितना होगा, इंटू 15। तो कितना आ गया 6 डेज। तो 40% काम कितनी देर में खत्म होगा, 6 दिनों में खत्म होगा, 6 डेज में। तो आंसर क्या है इसका, ए। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कार है जो ट्रेवल्स करती है फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई। तो ये एक्स से वाई की तरफ जा रही है। तो जाने में इसकी स्पीड क्या थी, वी। जब वापस आई तब इसकी स्पीड क्या है, 2v। एक बार गई फिर आई और फिर वापस जा रही है, फिर स्पीड क्या है, 3v। तो इस साइड फिर से जा रही है, फिर से स्पीड क्या है, 3v। और फिर वापस आ रही है, फिर स्पीड क्या है, 4v। तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, 4। तो हमें क्या बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। अब इस पूरी जर्नी में जो एवरेज स्पीड है तो वो कितनी रही उसकी। ठीक है, स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है, यही होती है ना। तो यहां से हम क्या टाइम निकाल सकते हैं उसका, हर जर्नी का, वो सब टोटल जर्नी का, मतलब फर्स्ट केस में डिस्टेंस मान लो डी थी, तो स्पीड कितनी वी, तो T1 कितना हो गया, डी अपॉन वी। फिर T2 कितना हो गया, डी अपॉन 2v। फिर T3 कितना हो गया, डी अपॉन 3v। और T4 कितना हो गया, डी अपॉन 4v। ये टोटल टाइम, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड और फोर्थ केस, चारों केस में टाइम पता चल गया हमें। डिस्टेंस पता है डी, तो 4 केस में कितना, 4d डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्टेंस कितनी है, 4d। टाइम कितना है उसका, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इस तरीके से। तो डी अगर मैं, डी बाई वी अगर मैं कॉमन लूँ इसका, तो मेरे पास आ गया 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। ये आ गया। यहाँ से डी से डी हट जाएगा तो वी ऊपर चला जाएगा, 4v आ गया। इसी को मैं से यहाँ पे लिख सकता हूँ 4v अपॉन, अब इन चारों को ऐड करेंगे तो नीचे नीचे वाले जो डिजिट्स है उनका हम एलसीएम ले देंगे। तो एलसीएम कितना, 4 आएगा। तो 4 और एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 4 नहीं, 3, 2, 4 और 1, इन चारों का एलसीएम कितना, 12 होता है। तो 12 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 12 करने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 12 प्लस यहाँ पे फिर 6 + 4 + 3 अपॉन 12। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 4v, फिर 12 ऊपर चला जाएगा इंटू 12, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 18, 22, 25। तो ये कितना आ गया, 48/25v। तो ये क्या हमारी एवरेज स्पीड है कंप्लीट जर्नी की, पूरी जर्नी की जो उसकी एवरेज स्पीड रही है वो कितनी है, 48/25, 25 इंटू वी। तो ये वैल्यू किसके बीच में है, ये समवेयर अराउंड कितना आएगा, 1.9 के अराउंड आएगा। तो v और 2v के बीच में वैल्यू आ रही है इसकी एवरेज स्पीड की। तो क्या आंसर होगा इसका, v और 2v के बीच में एवरेज जो स्पीड होगी हमारी वो v और 2v के बीच में तय करेगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। तो सिंपल एक कंसेप्ट याद रखना है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कल इज 1। तो अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी 4 साइड क्या है, इक्वल होती है, ये हो गया स्क्वायर। और सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो अगर सर्कल और स्क्वायर का इंटरसेक्शन में करूं, तो इंटरसेक्शन करने के बाद इनका मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए, कि एक बार अगर ये टच कर गए, टच कर रहे हैं एक बार, तो टच करने में सिर्फ एक जगह पॉइंट पे सिर्फ इंटरसेक्स नहीं कर रहे, वो सिर्फ टच होगा। लेकिन अगर बीच में से किसी भी पॉइंट पे अगर आगे कट कर रहा है तो पक्का सर्कल घूम के भी जाएगा, तो दूसरे पॉइंट पे भी कट करेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होने चाहिए, 2 सकते। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट क्या है। सेकंड कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैक्सिमम पॉइंट, अगर ये सर्कल मैं यहां पे बना दूं, इस तरीके सर्कल बन गया बीच में,
इस केस में मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ये चारों साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे गिनते हैं, काउंट करो कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। फर्स्ट ये, सेकंड ये, दो हो गया, ऐसे दो यहाँ पे, फिर दो यहाँ पे, और फिर दो यहाँ पे। तो 8 क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बिटवीन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी, सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक मैन ने क्या किया कि हाफ टाइम दिया एक डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम कवर करने में, जो उसने टाइम अप स्ट्रीम में दिया था। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या डिफरेंस होता है कि डाउन स्ट्रीम में जो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है उसी की स्पीड में तुम जा रहे हो, और अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड के अगेंस्ट, करंट की जो स्पीड है उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हो। मान लो उसकी स्पीड अगर u थी और करंट की स्पीड अगर v थी, तो अप स्ट्रीम में क्या करेगा वो, u माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड उसकी घट जाएगी। मानो मैं इस साइड में जा रहा हूँ, हवा की साइड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरी स्पीड क्या है, कम हो जाएगी। लेकिन अगर हवा भी इस साइड में और मैं भी इस साइड में जा रहा हूँ, तब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। यही होता है ना। तो डी अगर उसने डिस्टेंस कवर किया, तो अप स्ट्रीम में कितना, इतना टाइम देगा वो, और दूसरे केस में कितना देगा, u प्लस v। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाते हैं, अप स्ट्रीम में दोनों अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम देगा, यहाँ पे वो टाइम कितना आया, इसके ट्वाइस है। इस वाले केस में जो टाइम होगा, इस वाले केस में टाइम कम होगा। ठीक है, ये चीज है ना। तो इसने क्या पूछा है कि रेशियो स्पीड पूछी है स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट, तो यू और वी की स्पीड का रेशियो बताना है। तो डी से डी हट जाएगा इसमें, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास u प्लस वी इक्वल्स टू 2u माइनस 2v, और u इस साइड जाके माइनस हो गया, u इक्वल्स टू 3v। ठीक है, और u v का रेशियो कितना आया, 3:1, 3:1 रेशियो। तो आंसर क्या होगा, 3:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जिनका हम स्क्वायर का डिफरेंस ले, तो कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। मानो मेरे पास दो नंबर है x और y, तो उन दोनों का जो स्क्वायर है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 63। ठीक है, अभी सिंपल तरीके से देखते हैं कि 63 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 63 के अगर मैं फैक्टर्स गिनूं, तो मेरे पास हो सकता है 63,1, ये एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि 21,3, ये हो सकता है। फिर 7 × 9, तो ये 3 फैक्टर हो सकते हैं, इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। अगर 7, 9 मेरे पास एक नंबर है, तो इनमें से एक 7 है, इनमें से एक 9, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, और x प्लस वाई कितना है, 9। तो यहां से x कितना आएगा मेरे पास, अगर इन दोनों को ऐड कर दे, तो x कितना आ गया मेरे पास, 8, और y कितना आ गया, 1। तो एक पेयर ये हो गया 8,1, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 60। ऐसे हम सेकंड देखते हैं, इस वाले केस को लेते हैं। तो इस वाले केस में क्या हो गया, x माइनस वाई कितना है, 3, और x प्लस वाई कितना है, 24 और 21। दोनों को फिर से ऐड करते हैं, तो x कितना है मेरे पास, 12, और y कितना आएगा, 9। एक पेयर ये हो गया। थर्ड केस में क्या है, x माइनस वाई 1, x प्लस वाई इक्वल टू 63। दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 32, और y की कितनी आएगी, 30। तो मेरे पास 3 पेयर ऐसे बन गए। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास 4 फ्रैक्शन है, कौन कौन से, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। तो इनमें चारों में 5 ऐड करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो इनमें ऐड करने के बाद बताना है कि मिनिमम चेंज किस में आएगा, किसकी वैल्यू में आएगा, मिनिमम चेंज कौन सी वैल्यू में आएगा। ठीक है, पहली बात तो एक सिंपल सी बात यह है कि मानो कोई भी अगर फैक्टर है, जैसे n/n+1, इस तरीके से नंबर कोई भी, इस नंबर को मैं सेम इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/1/n+1, ऐसे लिख सकता हूँ। इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, नंबर को मैंने ऐसे लिखा, तो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या है, छोटा होता जाएगा, और 1 से वैल्यू जो माइनस कर रहे हो वो छोटी वैल्यू कर रहे हैं, तो ये वैल्यू टोटल बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाएंगे हम, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी। तो n फर्स्ट केस में क्या था, 2 था, सेकंड केस में क्या, 3, फिर 4, 5। तो इसका मतलब ये आपस में फ्रैक्शन क्या है, कौन सा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, फिर ये इससे बढ़ा है, फिर ये सबसे बढ़ा है।
इस तरीके से फ्रैक्शन देख रहे हैं। तो ये वाली चीज याद रखनी है कि अगर चार हमारे पास फ्रैक्शन है और चारों को हमें बताना है कंपेयर करके कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये वाला तरीका एक सही तरीका होगा। अभी क्या है कि 5 ऐड कर रहे हैं हम सभी में, तो 5 ऐड कर रहे हैं, अगर n+5 और n+1+5, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+1 अपॉन, नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 - 1/n+6। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो n की वैल्यू बढ़ने से ये फ्रैक्शन क्या है छोटा होता जाएगा। पर क्या है कि कंसेक्यूटिव जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस छोटे कम होते चले जाएंगे। एक तरीके से अगर मैं इसको ऐसे सोल्व करके देखूं कि हमारे पास क्या था 1/n+6 था, 1/n+6 था, तो n की वैल्यू अगर इसमें 2 है या 1 है तो ये आएगा 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी होगी 0.14 समथिंग, ठीक है। फिर अगर n की जगह में 2 रखूं तो 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इनका आपस का जो डिफरेंसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे डिफरेंसेस कम हो जाएगा। तो सबसे कम चेंज क्या है सबसे बड़ी वैल्यू में आना चाहिए, तो एन की वैल्यू जो सबसे बड़ी हो तब सबसे कम चेंज आना चाहिए। इसने पूछा है कि मिनिमम चेंज कब होगा, तो मिनिमम चेंज किस में होगा जब वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इसको हम वैसे भी सोल्व करके देख सकते हैं कि मान लो अगर 2/3 था मेरे पास, तो 2/3 में मैं अगर 5 ऊपर ऐड करूँ 5 नीचे ऐड करूँ तो क्या आ गया मेरे पास 7/8, 7/8। 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.66, और 7/8 की वैल्यू कितनी होती है, 7/8 कितना होगा 0.8 समथिंग। तो डिफरेंसेस कितना है 0.11 का डिफरेंस है। अब लास्ट वाली को देखते हैं 5/6 को, तो 5/6 की वैल्यू कितनी होती है 0.83, इसके अराउंड होगी। अगर मैंने ऐड कर दिया तो 10/11, ये कितनी आएगी 0.9, तो इसमें डिफरेंस कितना है 0.7 का, 0.7 के अराउंड डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे कम चेंज इसमें आ रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू में सबसे छोटा चेंज आएगा। तो आंसर कितना होना चाहिए 5/6, क्या आंसर होगा इसका 5/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक डिजिट है दैट इज ग्रेटर देन 3, एन है वो 3 से बड़ी है और वो 3 से डिवाइड हो रही है बट 6 से वो डिवाइड नहीं हो रही। फिर क्या आएगा कि अब बताना है कि विच इनमें से चार, उसी डिजिट पे चार ऑपरेशन किए हमने, एक बार n से मल्टीप्लाई किया है, एक बार 2 से, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया। तो बताना है इनमें से कौन सा 4 से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल ऑपरेशन ये देखते हैं जनरली कि अभी डिजिट हमें कुछ गिवन नहीं थी, ऐसे कुछ जस्ट फॉर एग्जांपल हम अगर हमने 21 मान लिया तो 21 क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका 2n कितना होगा 42, 42 क्या 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और अगर 2n डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2n+4 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2n+4 क्या होता है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2n/4+1। तो ये अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट दोनों की जैसी है, तो ये तो हट गई। थर्ड केस में 3n दैट इज 63, 63 क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 3n+1 ये कितना आएगा 64, 64 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 64/4 कितना आता है डिवाइड करके 16, तो मतलब ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो पूछा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, ठीक, आंसर इसका आ गया 3n+1। भाई ये तीन तो पक्का डिवाइड होंगे नहीं होंगे, एक केस में डिवाइड होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नंबर ऐसे हो जो 3 से डिवाइड हो रहे हो बट 6 से डिवाइड नहीं हो रहे, बट स्टिल उनमें चारों ऑपरेशन में ही वो 4 से डिवाइड नहीं हो। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं 15 है, 15 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है बट 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उस केस में 15 45 + 46, तो 46 क्या 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। बट ऐसा कोई नंबर है एक नंबर, तो ऐसा नंबर हो सकता है दैट इज 21, हो सकता है इवन 42 भी हो सकता है कैसा नंबर, नहीं 42 तो खैर 6 से डिवाइड हो जाएगा, 63 हो सकता है कैसा नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 1 लीटर वाटर गिवन है जिसका वेट कितना है 1 kg, तो 1 लीटर में कितना कितना वेट है 1 kg। अभी 1 लीटर में कितना 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर का क्यूब होता है, ठीक है, और 1 kg में कितना 1000 ग्राम होता है। ये गिवन किस किस में है ग्राम में गिवन है 0.1 ग्राम,
ठीक है, ऊपर क्या है, अभी केजी में गिवन था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इवन अभी उसको हम क्यूबिक मिलीमीटर में करते हैं, अभी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक चीज सिंपल सी याद रखनी है, मिली सेंटी डेसी, यूनिट आएगी यहाँ पे डेका हेक्टा किलो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो मिली सेंट में एक यूनिट में 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 mm होते हैं। ठीक है, 1000 इंटू एक सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर मिलीमीटर होंगे, 10 होंगे, तो 10 का क्यूब। ठीक है, 1000 ग्राम। तो यहाँ 1000 से 1000 लग जाएगा, यहाँ पे फिर से 1000 आ जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास, 1 ग्राम। चाहिए कितने ग्राम था, 0.1 ग्राम। तो 0.1 क्या है, 10 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो 100 क्यूबिक मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.1 ग्राम। तो आंसर क्या आएगा इसका, 100 आएगा। सिंपल है ये भी सब क्वेश्चन, बस इसमें ये यूनिट कन्वर्जन याद रखना। आपको ये टेबल है कि मिली सेंटी डेसी, फिर यूनिट होती है, फिर डेका हेक्टा किलो। मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक यूनिट में 100 सेंटीमीटर, या एक यूनिट में 100 डेसी, एक यूनिट में 1000 मिलीमीटर, इस तरीके से। फिर इस तरफ जाएंगे तो एक डेका में 10 यूनिट, और एक हेक्टा में 100 यूनिट, एक केजी में 1000 यूनिट, इस तरीके से। यूनिट में क्या है, लेंथ भी हो सकती है, दैट इज मीटर होता है, और वेट भी हो सकता है जो कि ग्राम होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक नंबर है हमारे पास, नंबर का कुछ मल्टीप्लीकेशन है, और उसको हमें 100 से डिवाइड करके बताना है कि रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर बताना है हमें कितना आएगा। तो नंबर है, नंबर की हम यूनिट बेसिस क्या है एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है अगर 100 से डिवाइड होगा तो उसकी जो आखिरी की 2 यूनिट बेसिस होगी वो रिमाइंडर आ जाएगा। अगर कोई नंबर 500 है, उसे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि आखिरी की 2 पूरी पूरी 0 आ रही है। या फिर अगर कोई नंबर था मेरे पास 525, इसको 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 25। तो आखिरी की 2 जो यूनिट होगी, आखिरी की 2 जो डिजिट्स होगी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे, वो हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करने के बाद। तो अभी इसमें क्या है, यूनिट प्लेसन निकाल देते हैं, यूनिट सभी की यूनिट प्लेसेस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, 5 to 10 50, 50 इंटू 350, तो हमारे पास आ गया 350। और फिर कुछ नंबर आ जाएगा ऐसे, पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आखिरी की 2 डिजिट हमारे समवेयर अराउंड 50 आएगी। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो आखिरी की 2 प्लेसेस क्या है मेरी, 50 है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 50। तो रिमाइंडर क्या है इसका, इस पूरी नंबर को डिवाइड करने के बाद 100 से आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेसल था, उसमें अगर वाटर है पूरा भरा हुआ तो उसका वेट कितना है, 40 kg है। इस बकेट है, बकेट में वाटर, अभी पूरा बकेट में क्या है, वाटर ऊपर से नीचे तक। अगर बकेट का वेट B मान लिया मैंने, और वाटर का वेट W मान लिया, तो इसका पूरा वेट कितना है हमारा, 40 kg। दोनों का सम कितना आएगा, 40 kg। ये गिवन है। फिर कह रहा है कि अगर 1/3 फिल्ड है, एक तिहाई, 1/3 क्या है, वाटर है उसमें, बकेट तो अब भी रहेगी उतनी की उतनी वेट, और वेट जो वाटर का है वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा वेट वाटर का। तो अब सम कितना आ रहा है, 20 kg आ रहा है। ठीक है, तो वेट क्या पूछा उसने, बकेट का वेट पूछा है, एम्प्टी वेसल का वेट पूछा है, यही तो पूछा है उसने। तो इसमें अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3B प्लस W इक्वल्स टू 60। ये आ गया। अब इस इक्वेशन में थे, इस इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा, 3 बकेट के वेट में से एक बकेट का वेट गया तो मेरे पास क्या है, 2 बकेट, ये आ जाएगा। और W से W जो वेट ऑफ वाटर है वो माइनस हो जाएगा पूरा, और 60 में से 40 गया तो कितना है, 20। तो B कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, 10 kg। तो बकेट का वेट कितना है, 10 kg। ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि एक फ्रॉग है, वो क्या है, ऊपर आना है उसको, और कितने मीटर गहरा है, 4.5 मीटर। टोटल कितना है, टोटल जो डेप्थ है उसकी वेल की कितनी है, 4.5 मीटर। तो इसको मैं 450 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इतनी टोटल हाइट है, ऊपर से नीचे तक डेप्थ है उसकी। अभी क्या है, फर्स्ट टाइम अगर जो फ्रॉग है वो जंप करता है तो वो 30 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, फिर वो 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जंप बताना है जब वो ऊपर आ जाए।
नंबर ऑफ जंप, टोटल कितने जंप देगा ऊपर आने के लिए। तो एक बार के में अगर वो 30 सेंटीमीटर ऊपर आता है तो 15 नीचे चला जाता है फिर, क्योंकि वो क्या है, स्लाइड कर रहा है। तो टोटल एक बार के में कितना आ गया वो 50, 30 माइनस 15, तो 15 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है एक बार के में, आ रहा है ना। तो 29 अगर अटेम्प्ट उसने करे, ये 29 अटेम्प्ट करने के बाद तो वो कितने पे आ जाएगा, अगर 28 करेगा तो 28 में कितने ऊपर आ जाएगा, तो 15 इंटू 28, 15 इंटू 28, तो ये कितना आएगा उसका 420। तो 28 अटेम्प्ट में कितना 420 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। अभी ये मेरे पास क्या थी, ये कुआं था एक बार, तो अभी वो यहाँ पे आ गया, टोटल कितनी थी 450, अभी यहाँ कितने पे आया 420 पे आ गया। एक बार में कितना जाता है वो 30 सेंटीमीटर ऊपर जंप करता है, 30 सेंटीमीटर ऊपर जंप करता है, फिर वो फिसल के 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, क्योंकि ये दीवार क्या है, दीवार क्या है, चिकनी है, इन पे फिसल जाता है। तो अब 420 पे जब वो आ गया और यहां से वो 30 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर पहुंच चुका है इस टाइम। जब वो ऊपर पहुंच चुका है तो अब तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इन दीवारों की वजह से ही तो नीचे आ रहा था वो। अभी तो जब टॉप पे पहुंच गया तो वहां से थोड़ा नीचे गिरेगा वो। तो अगला उसका स्टेप कितने सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर। तो 420 में अगर मैं 30 ऐड करूँ तो मेरे पास आया 450 सेंटीमीटर। तो टोटल डेप्थ कितनी थी उसकी, 450 सेंटीमीटर थी। तो इसका मतलब है कि 28 के बाद जो अगला स्टेप होगा, दैट इज 29th स्टेप, उसमें वो ऊपर आ जाएगा, 29th स्टेप। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे उसको ऊपर आने में, 29। तो आंसर आ गया इसका 29 स्टेप। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हमने 50 क्वेश्चंस देखे 2020 जो पीवाईक्यू था उसके। तो अभी इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं सोल्व हो रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इवन आप हमको मेल करके भी मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं या कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल होगा, इसको फॉलो करके आप डेली करंट अफेयर के कंटेंट उसके साथ साथ स्टैटिक कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।